हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे पढ़ने का टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिसोर्स एक्चुअली होता क्या है। तो कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है उसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं, या वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, नेचुरल हो, मैन मेड हो, किसी भी तरीके का हो। यदि वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है तब हम लोग उसको रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि रिसोर्स जो है एवरीथिंग अवेलेबल इन एन एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो इन्वायरमेंट में मौजूद हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, तो एक ऐसा होना चाहिए, तो टेक्नोलॉजिकली यानी कि तकनीकी रूप से हमारे पहुँच के अंदर होना चाहिए, है ना, हम लोग इसको खरीद सकें। इकोनॉमिकली फिजिबल, तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल, और हमारे कल्चर में इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब रिसोर्स तभी कोई चीज़ बनेगा जो यदि हमारे कल्चर में एक्सेप्ट होगा। जैसे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे समाज में यूज नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग इसकी यूज नहीं करेंगे। जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करेंगे तब वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। रिसोर्स का मतलब ही होता है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तब हम लोग इसको रिसोर्स बोलते हैं। तो रिसोर्स को यहाँ पे बांटा गया है, जैसे कि जो ह्यूमन बींग, यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिकल इन्वायरमेंट, नेचर, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बींग, ये सब मिलकर जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और सब एक दूसरे के लिए रिसोर्स का काम करते हैं, यानी आदमी भी एक तरह का रिसोर्स है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो यदि किसी चीज़ को बेकार चीज़ से रिसोर्स बनाना है, यानी कि उसको यदि यूज में लाना है, तो उसके लिए क्या क्या हम लोग को करना पड़ता है। तो उसके लिए नेचर को, टेक्नोलॉजी को, इंस्टीट्यूशंस को, सबको मिला करके ह्यूमन बींग के साथ जो है, मतलब ह्यूमन बींग हर चीज़ का यूज करके उसको रिसोर्स बनाता है। जैसे कोयला है, तो कोयला यदि रखा हुआ है ज़मीन के अंदर तो बस वो पत्थर के जैसा है। तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग नेचर का शोषण करते हैं, है ना, नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, कोयला निकालते हैं। तो निकालने के लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन होता है ना, जैसे सरकार यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का काम करता है। फिर उसमें टेक्नोलॉजी लगाते हैं, उसको निकालने के लिए डिफरेंट माइंस बनाया जाता है, डिफरेंट मशीन्स का यूज़ किया जाता है। उसको शहर से शहर तक, मतलब कि लोगों तक पहुंचने के लिए डिफरेंट गाड़ी का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट लगता है, टेक्नोलॉजी लगता है। इस तरीके से तब जा कर के कोई रिसोर्स बनता है। ह्यूमन बीइंग जो है इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ, है ना, थ्रू टेक्नोलॉजी। आदमी जो है नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, और एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। यहाँ पे बताया, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट इज ओम्ड बाय मैनी। तो यहाँ पे बताया, बहुत लोगों के द्वारा ऐसा सोचा जाता है कि रिसोर्स जो है नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट है आदमी को। ठीक है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि रिसोर्स जो है आदमी को फ्री में दिया गया है नेचर के द्वारा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। दे आर नॉट। रिसोर्सेज एज अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्स जो है ह्यूमन एक्टिविटी का एक फंक्शन है। ह्यूमन बींग देमसेल्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बींग खुद भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि आदमी ही तो किसी बेकार पड़ा चीज़ को रिसोर्स बनाता है, तो आदमी भी अपने आप में एक रिसोर्स हुआ। हम शुरू में बोले कि जैसे कोई भी चीज़ यदि हमारी ज़रूरत को पूरा करता है तो रिसोर्स है, तो आदमी भी आदमी की ज़रूरत को पूरा करता है, तो आदमी भी एक तरह का रिसोर्स हो गया। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं और यूज करते हैं, तब जाकर को रिसोर्स बनता है। दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वे। तो इस रिसोर्सेज को जो है क्लासीफाई किया जाता है। ऑरिजिन के बेसिस पे यदि क्लासीफाई करें तो बायोटिक और अबायोटिक कहते हैं। एग्जॉस्टेबिलिटी यानी कितना जल्दी खत्म हो जाएगा, इस आधार पे हम लोग यदि इसको बांटे तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में बांटते हैं इसको। यदि ओनरशिप के आधार पे बांटे, मालिकाना हक के आधार पे बांटे कि इस रिसोर्स का मालिक कौन है, तो हो जाता है इंडिविजुअल, यानी कोई एक आदमी मालिक है, कम्युनिटी पूरा समाज मालिक है, एक देश मालिक है, या फिर इंटरनेशनल है, यानी कि जितना भी दुनिया में आदमी है हर किसी का उस पर अधिकार है, हर देश का अधिकार है। तो इस तरीके से चार पार्ट में बांटते हैं। यदि हम लोग डेवलपमेंट के आधार पर बांटे कि रिसोर्स का विकास कितना हो गया है, तो उसमें चार आधार पर बांटा जाता है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व, है ना। तो इस तरीके से बांटा जाता है डिफरेंट बेसिस पे। ऑरिजिन के बेसिस पे बांटे तो बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, एग्जॉस्टेबिलिटी यानी खत्म होने के आधार पर बांटे तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ओनरशिप के आधार पर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। और डेवलपमेंट के आधार पर देखा जाए तो पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व, है ना। इस तरीके से बांटते, उसी को यहाँ फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया गया है कि रिसोर्स है दो पार्ट में बांटा गया, नेचुरल, ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर क्या होगा, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या है, तो जो कंटिन्यूअस है ना। और उसके बाद बायोलॉजिकल फिर इसमें बांटा जाता है। तो यहाँ पे रिसोर्स को क्लासीफाई किया गया, जो अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे उसी को डिफरेंट तरीके से फ्लो चार्ट से दिखाया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑरिजिन के आधार पर बांटे थे, जिसको दो चीज़ में बांटे थे, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक क्या है,
दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, बायोटिक रिसोर्स जो है बायोस्फीयर से ऑब्टेन किया जाता है। और इसके अंदर क्या आता है, तो फ्लोरा एंड फाउना यानी कि पेड़ पौधा और जीव जंतु, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ये सब इसके अंदर आता है। तो बायोटिक रिसोर्स में क्या क्या आता है हम लोग यहाँ पे देखें। अबायोटिक यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको अबायोटिक बोलते हैं, जैसे रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया, ये सब भी रिसोर्स है, ये हमारी जरूरत को पूरा करता है, तो ये अबायोटिक रिसोर्स है। नेक्स्ट एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, मतलब कितना जल्दी खत्म हो जाएगा, इस आधार पे हम लोग बांटते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि जिसको खत्म तो हो सकता है, खत्म तो दोनों हो सकता है, लेकिन रिन्यूएबल क्या है, उसको हम लोग तुरंत दोबारा बना सकते हैं ना, उसको रिन्यू कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी उसको रिन्यू कर सकते हैं, इसलिए इसको रिन्यूएबल बोला जाता है। जैसे सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सब कुछ जो है रिन्यूएबल एनर्जी में है। उसके अलावा आता है फिर नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जो तुरंत नहीं बना सकते, इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, इसलिए इसको रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं फॉसिल फ्यूल, जो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब जो है नॉन रिन्यूएबल के अंदर आता है। नेक्स्ट ओनरशिप के आधार पर यदि देखें तो सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो खास आदमी का होता है, किसी एक आदमी का होता है, जैसे हमारा घर भी एक तरह का रिसोर्स है, एक इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, ठीक है। यदि किसी का ज़मीन है जिसमें वो खेती करता है तो उसके लिए वो रिसोर्स है। खेती शहरी एरिया में देखा जाए तो प्लॉट, हाउस या फिर जो भी प्रॉपर्टी है सब कुछ इंडिविजुअल का रिसोर्स है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स। कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मतलब जो एक खास समाज का होता है, जैसे मंदिर हो गया, हिंदू लोगों का होता है ना। उसके बाद स्कूल है, स्कूल पूरे गांव का होता है, जैसे गांव में स्कूल जो बनाया जाता है। तो ये सब हो गया कम्युनिटी ओन रिसोर्स। दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, है ना, जो कम्युनिटी के सारे मेंबर को एक्सेसिबल हो। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, जहाँ पे जानवर को चराया जाता है, ब्यूरियल ग्राउंड यानी कि जो जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है। उसके बाद फिर विलेज के अंदर जो भी पॉन्ड है, तालाब यदि कोई है, पब्लिक पार्क है, सब कम्युनिटी रिसोर्स में आते हैं, ठीक है। पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड, ठीक है, ये सब कम्युनिटी रिसोर्स है। नेशनल रिसोर्स क्या है, तो एक देश के अंदर जितना कुछ भी सब नेचुरल रिसोर्स है, सॉरी नेशनल रिसोर्स है, ठीक है। एक देश के अंदर जो भी है, यहाँ तक कि हमारा घर भी जो है इंडिविजुअल रिसोर्स तो है ही, इसके अलावा वो नेशनल रिसोर्स भी, राष्ट्र का संपत्ति है। मतलब एक देश के बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है, ज़मीन है, घर है, पेड़ पौधा है, पहाड़, सब नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है, सब राष्ट्रीय संपत्ति है, ठीक है। द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। यदि भलाई का मतलब कि देखा जाए, कंट्री के इंटरेस्ट में हो, लोगों के भलाई के लिए हो, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी किसी के घर को भी गवर्नमेंट जो एक्वायर कर सकती है, किसी के ज़मीन को भी एक्वायर कर सकती है। जैसे जब रोड बनाया जाता है, कैनाल बनाया जाता है, या फिर जब रेलवे लाइन बनाया जाता है, तो सरकार जो है प्राइवेट लोगों से ज़मीन खरीदती है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो सारा संपत्ति तो सरकार का है। उसके बाद देख सकते हैं जितने मिनरल्स होते हैं, वाटर रिसोर्स होते हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ठीक है। उसके अलावा बाउंड्री के अलावा ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल। तो याद रखिएगा 12 नॉटिकल माइल तक, जैसे इंडिया का ऐसे जो बाउंड्री है, ठीक है, तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ 12 नॉटिकल माइल तक, वहाँ जो भी पानी है, जो भी रिसोर्स है, जो भी मछली है, वो सब इंडिया का होगा, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल का मतलब कितना हुआ, 22 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल मतलब समुद्री दूरी, ठीक है। नॉटिकल माइल जो है समुद्र में डिस्टेंस मेजर करने के लिए निकालते हैं हम लोग। तो 12 नॉटिकल माइल या फिर 22.2 किलोमीटर तक देश का संपत्ति होता है, ठीक है। उसको हम लोग टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। जो 22 किलोमीटर में जो पानी हो गया ना ये वाला, उसको हम लोग टेरिटोरियल वाटर बोलेंगे, वो देश का संपत्ति होता है। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है, तो जो भी किसी के टेरिटोरियल वाटर में नहीं आता है, जैसे मान लीजिए कि एक देश यहाँ है तो इसका एरिया यहाँ तक हुआ, एक देश यहाँ है उसका एरिया यहाँ तक हुआ, एक देश यहाँ है उसका एरिया यहाँ तक हुआ नॉटिकल माइल वाला, तो ये एरिया तो किसी का नहीं हुआ ना, तो ये इंटरनेशनल संपत्ति हो गया, इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। तो ये बताया गया देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन। तो कंट्री से जो है 200 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक तो टेरिटोरियल वाला हो गया, उसके अलावा 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। कंट्री का जो बाउंड्री है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल यदि देखा जाए तो मतलब इतना दूर के बाद उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। तो ये तो देश के संपत्ति के अंदर आता है। उसके बाद जो है इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। यदि डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले आता है पोटेंशियल रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्स किसको बोलते हैं कि यदि पाया जाता है उस रीजन में लेकिन अभी तक यूज नहीं किया गया, मतलब कोई ऐसा रिसोर्स, कोई भी ऐसा रिसोर्स जो पाया जाता है उस क्षेत्र में लेकिन हम लोग अभी उसको यूज नहीं किए हैं। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट में, खास करके राजस्थान और गुजरात, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का, लेकिन हम लोग अभी तक उसको यूज नहीं किया है, इसलिए उसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या है कि विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन।
यानी जिसको सर्वे कर लिए हैं, है ना। जैसे पहले वाले में क्या था कि पाया जाता है, सबको पता है, यूज नहीं करना चालू नहीं किए, इसमें एक स्टेप बढ़ चुके हैं, मतलब कि हम लोग सर्वे कर लिए हैं कि कितना पाया गया है, किस क्वालिटी का है, कितना क्वांटिटी में है, ये सब कुछ पता कर लिए, लेकिन अभी यूज करना चालू नहीं किए हैं, तब उसको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। तो स्टॉक उसको बोलते हैं कि जो आदमी को ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन आदमी के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि अभी उससे ज़रूरत ले सके। जैसे समुद्र में इतना सारा पानी है, H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है धरती पे धीरे धीरे पोल्यूशन के कारण। तो यदि आदमी यदि सीख जाए कि पानी को 2 पार्ट में तोड़ दे, हाइड्रोजन में तोड़ दे और ऑक्सीजन में तोड़ दे, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि पानी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की हम लोग को ज़रूरत है, यानी ऑक्सीजन रिसोर्स है, लेकिन ऑक्सीजन निकाले कैसे किसी को नहीं पता है, तो अभी ये स्टॉक रिसोर्स में कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रिजर्व। तो रिजर्व क्या है? ये भी एक स्टॉक का ही टाइप है। रिजर्व जो है स्टॉक के जैसा ही है। वी कैन पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एसिस्टिक टेक्नोलॉजी। तो जैसे पहले क्या था, स्टॉक में क्या है कि हम लोग हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। दूसरा रिजर्व में क्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बस हम लोग यूज करना चालू नहीं किए हैं। ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन हम लोग यूज करना चालू नहीं किए। जैसे रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि डैम बना करके हम लोग बांध बना करके पानी जमा करके बिजली उत्पादन कर सके, लेकिन क्या हर नदी पे बांध बना हुआ है? नहीं। तो रिजर्व रिसोर्स के अंदर कहलाएगा, है ना। इस तरीके से अब लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि रिसर्च को डेवलप करना। जैसे हम लोग पढ़े थे कि कोई भी बेकार चीज़ को आदमी ही डेवलप करता है और उसको फिर रिसोर्स के रूप में यूज करता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो रिसोर्स जो है आदमी के सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी है ही, उसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है ही, उसके क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए, उसको क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है। तो पहले ऐसा समझा जाता था कि रिसोर्स जो हम लोग को एक गिफ्ट में मिला है नेचर के थ्रू, लेकिन तो तब तक जो है मतलब जब तक आदमी ऐसा समझता था तब आदमी इसको अंधाधुंध यूज करते गया। लेकिन एक समय ऐसा आने लगा कि आदमी को पता चल गया कि नहीं, हमारे पास एक गिफ्ट नहीं है, बल्कि हम लोग एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिला और हम लोग को इसको सोच समझ के यूज करना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग को इनडिस्क्रिमिनेट वे में, मतलब कि ज़्यादा अंधाधुंध हम लोग को खर्च नहीं करना चाहिए। उसी मतलब कि इसी तरह से मतलब कि बिना सोचे समझे खर्च करने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आदमी को झेलना पड़ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, है ना। ये सब कुछ जो है इसी तरह से खर्च करने के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरी उभर कर आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली क्या है? तो अभी का ज़रूरत को पूरा करते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, इसमें पहला कंडीशन ही यही है कि अभी का ज़रूरत को पूरा करते हुए भविष्य के लिए बचा करके रखना है, तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे पानी बचाना है तो इसका मतलब नहीं कि हम नहाना छोड़ दें, यहाँ से खाना खाना छोड़ दें कि पानी बचाना है, नहीं। अभी की ज़रूरत को पूरा करना है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में करना है, एक समझदारी से करना है, ताकि भविष्य के लिए भी ये बचा रहे, भविष्य में जो जनरेशन है उसके लिए भी पानी बचा रहे। अभी का भी ज़रूरत पूरा तो करना ही है। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि अभी की ज़रूरत को पूरा करते हुए भविष्य के लिए बचा करके रखना, तो उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। तो इसमें क्या हुआ था कि एक अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, 1992 में अर्थ समिट हुआ था। यहाँ पे कई देश के नेता मिले थे, यहाँ पे प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, जो भी जिस देश में जिस तरह का पोजीशन है, और यहाँ पे मिल करके एक तय किए थे कि हम लोग को अर्थ को किस तरीके से बचाना है। तो जून 1992 में 100 हेड ऑफ स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरियो। हेड ऑफ स्टेट कहना होता है कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी वहाँ के हेड होते हैं, ठीक है, ब्राज़ील में मिले और पहली बार जो है एक इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था। समिट वाज कॉन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो समिट में ये तय किया गया किस तरीके से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ग्लोबल लेवल पे। द सेमल लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जो भी लीडर वहाँ पे आए थे एक डिक्लेरेशन साइन किया, ठीक है, कि किस तरह से ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज को रोकना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना है। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडोप्टेड एजेंडा 21। तो रियो कन्वेंशन जो था, मतलब रियो जी डिनेरियो में ये हुआ था, इसलिए इसको रियो कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इसमें एक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे साइन हुआ और एक एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था। एजेंडा 21 तो इसमें 21 पॉइंट थे, ठीक है,
और 21 पॉइंट क्यों थे? क्योंकि 21st सेंचुरी उसमें आया था, 1992 में 20th सेंचुरी था, तो आने वाला था 21st सेंचुरी, इसलिए एजेंडा 21 साइन किया गया था। तो ऐसा पूछा जाता है कि एजेंडा 21 किस चीज़ से रिलेटेड है? तो एजेंडा 21 अर्थ समिट से रिलेटेड है, फर्स्ट अर्थ समिट से रिलेटेड है। तो एजेंडा 21 के बारे में देखते हैं। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, विच टूक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। इट एम्ड एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एम क्या था? तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, दुनिया में मतलब कि पूरे विश्व स्तर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। एक एजेंडा है, ठीक है। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बेट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज, ये सब को कंट्रोल करने के लिए, इसको इस पर निवारण पाने के लिए, कॉम्बेट करने के लिए इसको एक तरह का एजेंडा है, ठीक है। एजेंडा यानी कि एक तरह का प्लान है जिसमें दुनिया के सारे लोग आपस में कोऑपरेट करेंगे, मतलब सारे देश आपस में कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, और अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे निभाएंगे। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन एजेंडा 21। तो इसमें एक क्या था, एक एजेंडा 21 में ही एक पॉइंट ये था कि हर गवर्नमेंट अपने देश के लिए एजेंडा 21, मतलब अपने देश के लिए 21 पॉइंट अलग से हर गवर्नमेंट तय करेगा इस पॉइंट के अलावे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। यदि रिसोर्स का सही तरीके से यूज करना है तो उसके लिए सही प्लानिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, यहाँ पे प्लानिंग और ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे कुछ रीजन ऐसे हैं जो रिच हैं रिसोर्सेज में, जहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जबकि कुछ रीजन ऐसे जहाँ पे रिसोर्स पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो जैसे आप बताया जाए कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब जो मिनरल में काफ़ी रिच है, यहाँ पे कोल डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। राजस्थान जो है एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है। तो मतलब कि एक क्षेत्र जो है किसी रिसोर्स में ज़्यादा हो सकता है तो किसी रिसोर्स में कम भी हो सकता है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट है, हमारे देश में लद्दाख में एक ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, कंट्री के दूसरे हिस्से से वो कटा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि लद्दाख जो है हमारे कंट्री के कई हिस्से से आइसोलेटेड है, मतलब कंट्री के कई हिस्से से जुड़ा हुआ डायरेक्टली नहीं है ना। मतलब ठंडे के दिन में बर्फ़ जम जाता है तो फिर वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे कहा गया कि लद्दाख जो है कल्चरली काफ़ी ज़्यादा रिच है ना, वहाँ पे काफ़ी कल्चरली हेरिटेज है, लेकिन वहाँ पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसी तरह का मिनरल वहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एक ही तरह का प्लानिंग हर जगह नहीं चलाया जा सकता। मतलब कि यदि सोचा जाए कि एक ही प्लानिंग पूरे इंडिया में चलाया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। प्लानिंग जो है हर लेवल पे होना चाहिए, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया जाता है? तो रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व। तो रिसोर्स प्लानिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया जाता है? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्स अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री किस किस रीजन में रिसोर्स है ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना, इन्वेंट करना, उसको फिर सर्वे करना, उसको मैप में लाना, वो कितना है, किस तरह का है, ये सब एस्टिमेट करना है ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना। नेक्स्ट इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, फिर उसके लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करना जिसमें कैसा टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, क्या स्किल, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है उसको करेगा, है ना, उस प्लानिंग को, ये सब देखना। थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, और ये हमारे नेशन के डेवलपमेंट में कितना योगदान करेगा इस बात को देखना। तो इंडिया हैज़ मेड कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द फर्स्ट गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे कंट्री में 1951 से 5 ईयर प्लान लाया जाता था, मतलब 5 साल के लिए एक प्लानिंग लाया जाता था। तो वही यहाँ पे बताया गया कि इंडिया जो है प्लानिंग करके तो काफ़ी पहले से ही चल रहा है, मतलब इंडिया प्लानिंग कोई नया चीज़ नहीं है। तो जैसे देख सकते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। तो किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स के अवेलेबल होना सब अपने आप में सबसे बड़ा एक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन सिर्फ रिसोर्स का अवेलेबल होना ही वहाँ के डेवलपमेंट का काफ़ी नहीं है। मतलब कि रिसोर्स यदि है किसी एरिया में तो ये नहीं गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट होगा ही होगा। कंट्री में ऐसा बहुत ज़्यादा रीजन है, मतलब कि इन कंट्री में ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पे रिसोर्स तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो एरिया जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का साधन नहीं है, वहाँ पे और भी ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं है। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील दैट, हमारे यहाँ जो कॉलोनाइजेशन का जो अंग्रेज़ का जब शासन था उससे पता चलता है
कि हमारे फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे क्यों अट्रैक्ट हुए थे, तो यहाँ के रिसोर्सेज को देखकर अट्रैक्ट हुए थे, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किए काफ़ी ज़्यादा, है ना, यहाँ से कई देश के अपने देश में सामान लूट करके ले गए, ठीक है। और इस तरीके से देयर फॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट बाई डेवलपमेंट ओनली व्हेन देयर अकोमोडेट में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो यानी कि रिसोर्सेज तभी कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है जब उसको एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ यूज किया जाए, एक इंस्टीट्यूशनल चेंज हो। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल हिज इन डिफरेंट फेजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, तो इंडिया में कॉलोनाइजेशन का डिफरेंट फेज, मतलब कि अंग्रेज जो है डिफरेंट फेज में हर चीज़ यहाँ पे सेटअप की है, मतलब अपने हिसाब से। इंडिया जो है डेवलपमेंट इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डजंट इन्वॉल्व एंड द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट द टेक्नोलॉजी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस टू ऑफ द पीपल। तो कहा जा रहा है कि इंडिया में जो है काफ़ी पहले से ही रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जैसे जिस समय अंग्रेज का शासन था, ठीक है, उसी समय से भी कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, अभी डेवलप हुआ है, कुछ टेक्नोलॉजी जो है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से पता चलता है हमारे यहाँ। अब रिसोर्स के कंजर्वेशन के बारे में, तो जैसा कि पहले हम लोग पढ़े थे कि रिसोर्स जो है काफ़ी मतलब कि लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो इसलिए हम लोग को उसको कंजर्व करना चाहिए। तो रिसोर्सेज वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, तो किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए रिसोर्स जो है काफ़ी ज़रूरी है, बट इरेशनल कंजम्पशन मतलब कि अंधाधुंध खर्च करना, ओवर यूटिलाइजेशन, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, इससे क्या होगा, तो हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इससे ओवरकम करने के लिए हम लोग को कंजर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे बताया कि गांधी जी कहा करते थे कि हमारे अर्थ पे इतना है कि हमारी ज़रूरत को पूरा कर दें, है ना, लेकिन यदि किसी के ग्रीड को पूरा करना हो, लालच को पूरा करना हो, तो उसके लिए फिर एक अर्थ काफ़ी नहीं है। मतलब हमारे अर्थ पे इतना रिसोर्स अवेलेबल है कि हर किसी का ज़रूरत पूरा हो जाए, लालच किसी का पूरा नहीं होगा, यहाँ पे ये बताया गया उनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो एक यहाँ बताया गया है कि एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर सिस्टमेटिक इन 1968। द क्लब ऑफ रोम एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, एक संस्था का नाम था, वहीं पे जो है सबसे पहले लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात किया गया था। वहाँ पे सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात किया गया था 1968 में ही। Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by the एक मतलब कि फिलोसफर थे, ठीक है, तो गांधीयन फिलोसफी के तहत उनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा उस बुक में इसको बताया गया था कि टू सेमिनल कंट्रीब्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन और एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रटलैंड कमीशन इन 1987। उसके बाद फिर रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, इसी से सबसे पहला बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो है ब्रटलैंड कमीशन 1987 में ही यूज़ किया गया था। ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा 1987 में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वहाँ पे बताया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। वहाँ पे एक बुक लिखा गया था आवर कॉमन फ्यूचर, उसी में बारे में बात बताया गया था। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड, तो उसके बाद फिर रियो का अर्थ समिट हुआ था, तो यहाँ पे कम्प्लीटली बताया गया कब कब किस तरीके से अर्थ को कंजर्व करने का प्रयास, शुरुआती प्रयास कुछ क्या रहा है, उसके बारे में बताया गया। अब लैंड रिसोर्सेज के बारे में देख लेते हैं, तो हम लोग ज़मीन पे ही रहते हैं ना, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो लैंड, हम लोग अपना सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी लैंड पे ही करते हैं, हम लोग इसको डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। इस तरीके से लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंस का है। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ। लैंड जो है वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन लैंड भी फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब कि फिक्स्ड नंबर में है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लैंड को भी अब कंजर्व करके चलना पड़ेगा, लैंड को भी सही तरीके से यूज करना चाहिए। इंडिया है लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर, तो इंडिया में जो लैंड है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फीचर के साथ है, ठीक है। माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, आइलैंड है। अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन, हमारे कंट्री का लगभग 43% जो प्लेन है, जो हम लोग प्रोवाइड कराता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में। माउंटेन से अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, तो माउंटेन जो है हमारे लैंड सरफेस एरिया का 30% है। माउंटेन जो हमारे रिवर वहाँ से निकलता है, टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़रूरत है। 27% जो हमारे प्लेट्यू रीजन है जो काफ़ी रिच है मिनरल में, फॉसिल फ्यूल में। तो यहाँ बताएगा लैंड का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो फॉरेस्ट के रूप में करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जिसको कल्टीवेशन में नहीं यूज कर सकते, जैसे बैरन और वेस्ट लैंड। बैरन लैंड मतलब कि बंजर भूमि है, वेस्ट लैंड यानी कि जिस पे घर बन गया है, रेलवे लाइन बीच किया है, रोड बन गया, ये सब वेस्ट लैंड के अंदर आता है। लैंड टू पुट नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। नेक्स्ट है कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड का मतलब कि जहाँ पे खेती नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि लैंड नॉट यूज फॉर कल्टिवेशन, यहाँ पे अदर कैटेगरी में रखा गया, जैसे परमानेंट पास्चर, जो खास करके सरकार के द्वारा घोषित किया गया है कि जानवर के चरने के लिए होगा, यहाँ पे कोई खेती नहीं होगा, घर नहीं बनेगा, है ना। फिर ट्री क्रॉप, जहाँ पे फसल उगाया गया है,
पेड़ रोप दिया गया है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, फैलोलैंड, फैलोलैंड का मतलब हुआ कि ऐसा भूमि जो मतलब कि जहाँ पे खेती नहीं किया गया है कई सालों से, ठीक है। उसके बाद आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब कि कितने एरिया में अभी खेती किया जा रहा है, कितने एरिया में फसल बोया गया है, बीज डाला गया है, उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। नेक्स्ट है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो इंडिया में किस तरीके से हम लैंड को यूज करते हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई बोथ फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर। तो लैंड का यूज किस तरीके से होगा, इसका दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, दो चीज़ पर डिपेंड करता है। वहाँ का फिजिकल कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशन मतलब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसा है, टोपोग्राफी यानी कि वहाँ का मिट्टी का स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा वहाँ के रहने वाले आदमी लोग कैसे हैं, ट्रेडिशन वहाँ का कैसा है, ठीक है। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का यदि टोटल एरिया देखा जाए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ लैंड यूज डाटा जो है 93% का ही अवेलेबल है। तो 7% का अवेलेबल क्यों नहीं है, तो 7% काफ़ी माउंटेनियस इलाका है, या फिर जो इंडिया का पीओके वाला रीजन में है तो उसको भी अच्छे से सर्वे नहीं किया गया है, चाइना वाले रीजन में कुछ है तो उसको सर्वे नहीं किया गया है, ठीक है। तो 93% एरिया का हमारे पास डाटा अवेलेबल है यहाँ पे, ऐसा बताया गया है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर है ऑल्सो डिक्रीज। तो हमारे कंट्री में जो है परमानेंट पास्चर के अंदर जो पहले लैंड था वो अब डिक्रीज कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ इट। मोस्ट ऑफ द अदर देन करेंट फैलो लैंड्स आर आइटर ऑफ पुअर क्वालिटी और ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। तो आप इसको यहाँ पे समराइज कर सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 60-61 के बारे में बताया गया है, 1960-61 वाले दशक में, ठीक है, कैसे हम लोग लैंड यूज करते थे। तो जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, तो ग्रीन कलर में यहाँ पे है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। तो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज के लिए एरिया कितना 42.6% था। फॉरेस्ट कितना था, तो फॉरेस्ट यहाँ पे था 18%, है ना। और यदि इधर देखा जाए तो अब जो है यहाँ पे आप ठीक से दिखेगा, तो इस तरीके का फॉरेस्ट जो है अब काफ़ी कम हो चुका है, ठीक है। नेट सोन एरिया जो पहले कम था अब ज़्यादा हो चुका है ना। तो वही यहाँ पे दिखाया गया कि पास्चर जो है कम हुआ है, उसके बाद फिर और भी फैलो लैंड जितना भी था सभी कम हुआ है। हेंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन 2 or 3 years एंड इफ दे आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया द परसेंटेज ऑफ NSA इंडिया बिकम टू 54%। तभी यदि देखा जाए तो नेट सोन एरिया हमारे कंट्री का 54% है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम स्टेट टू अनदर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पे जो नेट सोन एरिया का पैटर्न है वो भी वेरी करता है। जैसे हरियाणा में, पंजाब में लगभग 80% नेट सोन एरिया होता है, मतलब वहाँ जितना ज़मीन है वहाँ लगभग 80% पे खेती होता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में जाए तो मात्र 10% पे होता है। फॉरेस्ट एरिया इन आवर कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33%। तो ऐसा बोला जाता है कि कम से कम किसी इकोलॉजी को सस्टेन करने के लिए, मतलब इकोलॉजी में हर चीज़ बैलेंस रखने के लिए, ठीक है, 33% एरिया पे फॉरेस्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 का, तो यहाँ पे बताया गया था कि 33% भाग पे कम से कम जंगल होना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी है इतना रखना, नहीं तो फिर लैंड का डिग्रेडेशन होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो उतना भी, उतने से हम लोग काफ़ी अभी पीछे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेजर। तो लैंड का डिग्रेडेशन होना और कंजर्वेशन मेजर किस तरीके से हम लोग उसको कंजर्व कर रहे हैं। तो वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड वी विल हैव टू डू फ्यूचर जनरेशन। तो हम लोग जो है पास्ट जनरेशन के साथ अपना लैंड शेयर कर रहे हैं, मतलब पिछले जनरेशन से जो लैंड आ रहा है वही हमारे लिए भी अवेलेबल है, और हम लोग आगे के जनरेशन के साथ भी इसको शेयर करेंगे। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। तो 95% जो हमारा ज़रूरत है वो लैंड से अवेलेबल होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्राउट आउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट ऑल्सो एग्रेवेटेड द पीस ऑफ नेचुरल फोर्सेज। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है न सिर्फ लैंड को बर्बाद किया है, बल्कि जो नेचर अपने आप को रिपीट करता था, नेचर अपने आप को रिप्लेनिश कर लेता था, ठीक है, उसके स्पीड को भी कम कर दिया है, इतना ज़्यादा बर्बाद किया है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, ये सब के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा लैंड डिग्रेड हुआ है। उसके अलावा माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीटेड लिविंग डीप स्केर्स एंड ट्रेसेज ओवर बर्डनिंग इन स्टेट लाइक मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे बताया जाए जहाँ पे माइनिंग होता है तो नीचे को होल बन जाता है, उसको उसी तरीके से छोड़ दिया जाता है ना। तो इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव काउंट। तो लैंड डिग्रेड होने का रीजन हर जगह अलग अलग है, हर स्टेट में अलग अलग है। ऐसा नहीं कि हर स्टेट में जो लैंड का कमी हो रहा है, लैंड का जो पैटर्न चेंज हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है, उसका हर जगह सेम नहीं है। तो बताया झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में जो डिफोरेस्टेशन हुआ है, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव काउज सीवर लैंड डिग्रेडेशन। तो वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का क्या रीज़न है,
तो डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। दूसरे स्टेट के देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब इलाके में ओवर ग्रेजिंग रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। उसी तरीके से पंजाब और हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखा तो ओवर इरीगेशन जो है लैंड डिग्रेडेशन का रीजन है, ठीक है। और यदि और दूसरे एक हम देखा द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्री के बारे में बताया गया कि जैसे जहाँ पर लाइम स्टोन को ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में कैल्साइट या फिर सोप स्टोन का यूज किया जाता है सिरेमिक इंडस्ट्री में, तो इसके कारण से एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा डस्ट मिलाया जाता है। इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। तो इससे क्या होता है, पानी जो सॉइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट होकर नीचे जाता था उसके प्रोसेस को स्लो कर देता है, ठीक है। देर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व करने का कई तरीका है। एफोरेस्टेशन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। तो कुछ हद तक हम लोग एफोरेस्टेशन यानी पेड़ लगा करके ग्रेजिंग पैटर्न को चेंज करके जानवर को मतलब कि ओवर ग्रेजिंग ना करा करके हम लोग इसको बचा सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेज एंड आर द सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ बताया जा रहा है लैंड डिग्रेडेशन को और कैसे कर सकते हैं। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, थॉर्नी बुशेज लगाना है ना, जहाँ पे सैंड ड्यून्स है उसके आसपास झाड़ीदार कांटे लगा दें, मतलब कांटे वाले पेड़ पौधा लगा दें जिससे बालू जो इधर ना आए, इसके कारण से इधर का ज़मीन जो है डिजर्ट होने से बच जाए। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट से हम लोग इसको बचा सकते हैं। अब सॉइल एज अ रिसोर्स, तो मिट्टी भी एक तरह का रिसोर्स है, मिट्टी हमारी जरूरत को पूरा करता है, तो मिट्टी भी एक तरह का रिसोर्स हुआ। तो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल और नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो सॉइल ही जो है हमारे अर्थ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना है द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। सॉइल एक लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। तो कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने में मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं। समझिए इतना सारा सॉइल बनने में कितना ईयर लगा है। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन सा फैक्टर है। रिलीफ, पेरेंट रॉक यानी किस पत्थर का बना हुआ है, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वेजिटेशन, ठीक है, ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच ए चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, ये सब जो भी डिफरेंट फैक्टर है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप। तो सॉइल को कई तरीके में बांटा गया है, उनके कलर के आधार पे, उनके थिकनेस के आधार पे। तो हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिया हैज वेरिड रिलीफ फीचर। इंडिया का रिलीफ फीचर यानी कि यहाँ का मिट्टी का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा वेरिड है। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट तरह के मिट्टी पाए जाते हैं, है ना। दिस हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले देखते हैं एलुवियम सॉइल के बारे में। तो एलुवियम सॉइल इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दिस हैव बीन डिपॉजिटेड बाई 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स। 3 इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर के द्वारा लाया गया था, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। दिस सॉइल्स आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान, ये राजस्थान और गुजरात में भी पाया जाता है, ठीक है, हल्का सा। एलुवियम सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और थोड़ा सा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन असम वाले रीजन में भी पाया जाता है, और महानदी गोदावरी वाले डेल्टा वाले रीजन में भी पाया जाता है। इसको मैप में हम लोग अभी देखें कहाँ कहाँ पाया जाता है। द एलुवियम सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो एलुवियम सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले पाया जाता है जो डिफरेंट प्रोपोर्शन में होते हैं। एज वी मूव inlands toward the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of river valley, near the place of break of slope, the soil are coarse. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एलुवियल सॉइल जो है जैसे इस तरह से आता है, नदी का जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहीं पे देखा जाए तो वहाँ का जो पार्टिकल होता है थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, और इधर देखा जाए तो पार्टिकल छोटा होते जाता है। अपार्ट फ्रॉम साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट, सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द एज। तो एज के आधार पर इसको बांटा जाए तो जो न्यू एलुवियम होते हैं, न्यू एलुवियम को हम लोग खादर बोलते हैं और ओल्ड एलुवियम को हम लोग बांगर बोलते हैं, ठीक है। न्यू एलुवियम को हम लोग खादर बोलते हैं, ज़्यादा फर्टाइल होता है, और बांगर बोलते हैं पुराने वाले एलुवियम को। बांगर सॉइल है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोडल्स देन खादर। तो खादर से मुकाबले बांगर में ज़्यादा कंकड़ होते हैं। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगर। तो खादर जो है बांगर से ज़्यादा फर्टाइल होता है। एलुवियम सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एलुवियम सॉइल खुद अपने आप पे काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। इसमें लगभग हर तरह का फसल उग जाता है, ठीक है, जैसे शुगर केन, पैडी, व्हीट, पल्स क्रॉप, सेरियल्स, सब कुछ इसमें उग जाता है। इसका फर्टिलिटी हाई है। फर्टिलिटी हाई होने के कारण कि जहाँ पे एलुवियम सॉइल पाया जाता है एरिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है, डेंसली पॉपुलेटेड होता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लैक कलर में होता है। और इसको रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, एक कॉटन उगाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल्स आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो पेरेंट रॉक मटेरियल है ना, वहाँ उधर जो है एक स्पेशल टाइप का पत्थर पाया जिसको हम लोग बेसाल्ट बोलते हैं, डेक्कन प्लेटो में पाया जाता है, उसी के कारण ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, सौराष्ट्र गुजरात वाले रीजन को बोलते हैं। ठीक है, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब इलाका में जो है ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ये काली मिट्टी जिसको बोल सकते हैं। द ब्लैक सॉइल आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई पार्ट मटेरियल्स, दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को ज़्यादा दिन तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट, जैसे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, ये सब काफ़ी ज़्यादा होता है। आइए हम लोग यहाँ पे पहले मैप में देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग एलुवियम सॉइल की बात करें तो एलुवियम सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये पूरा रीजन में है ना, उसके अलावा फिर इधर हल्का पाया जाता है, राजस्थान में, गुजरात में पाया जाता है, उसके अलावा असम वाले रीजन में थोड़ा सा पाया जाता है। तो इतना दूर में एलुवियम सॉइल पाया जाता है। ब्लैक सॉइल ये वाला जो दिख रहा है ब्लैक सॉइल है। ठीक है, उसके अलावा रेड और येलो सॉइल इधर पाया जाता है, जो रेड वाला दिख रहा है पोर्शन, ये सब रेड एंड येलो सॉइल इधर पाया जाता है। उसके बाद ये जो पोर्शन है हल्का सा यहाँ हल्का सा पोर्शन, उसके बाद फिर इधर का जो पोर्शन है इधर लेटराइट सॉइल पाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ एरिड सॉइल पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल पाया जाता है, यहाँ और यहाँ माउंटेनियस सॉइल पाया जाता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैप में देखें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। तो रेड सॉइल डेवलप क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो रेड सॉइल कहाँ है? तो डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में पाया जाता है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर फाउंड इन पार्ट ऑफ उड़ीसा में भी पाया जाता है, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन वहाँ भी पाया जाता है। दिस सॉइल डेवलप है रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। तो लाल कलर इसमें क्यों होता है? तो आयरन के प्रेजेंस के कारण होता है, आयरन इसमें अवेलेबल होता है, इसलिए इसका रेड कलर होता है। ठीक है, जब भी बारिश होता है यहाँ पे, जब भी हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, मतलब जब पानी का लेवल बढ़ जाता है मिट्टी में, तब आयरन का कंटेंट वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देने लगता है। ठीक है, और वो येलो हो जाता है, इसलिए रेड और येलो एक ही साथ यूज किया, मतलब कि लिखा जाता है। लेटराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। तो लेटराइट सॉइल जो है, एक लेटराइट का मतलब होता है ब्रिक। ठीक है, द लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विच अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो ऐसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पे अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन है। दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ये सॉइल हैवी रेन वाले इलाके में पाए जाते हैं, जैसे वेस्टर्न केरला वाला जो इलाका है वहाँ पे लेटराइट सॉइल पाया जाता है। लेटराइट सॉइल आर मोस्ट डीप टू वेरी डीप एसिडिक। इसका जो pH वैल्यू होता है 6 से कम होता है, मतलब कि एसिडिक होता है। जनरली डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट काफ़ी कम पाया जाता है। ये साउदर्न स्टेट में मेनली पाया जाता है, वेस्टर्न घाट के रीजन में, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। वेयर दिस सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ऐसे सॉइल में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इट इज़ ह्यूमस रिच। तो इसमें न्यूट्रिएंट कम होता है लेकिन ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है। ह्यूमस कहने मतलब कि फॉसिल का क्वान्टिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द पोजीशन ऑफ लैंडस्केप। तो ऐसे जगह पे पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा पानी वाले, ज़्यादा रेनफॉल वाले एरिया में पाए जाते हैं, इसलिए इनका डिग्रेडेशन भी काफ़ी जल्दी होता है, सॉइल इरोजन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आफ्टर अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पर्टिकुलर इन एरिया ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, द सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी। तो इस सॉइल में काफ़ी ज़्यादा टी और कॉफ़ी उगाया जाता है। रेड लेटराइट सॉइल इज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर कैशू नट। तो लाल लेटराइट सॉइल जो है, रेड लेटराइट सॉइल जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में पाया जाता है, कैशू नट यानी काजू के लिए काफ़ी मतलब कि उपयोगी है। नेक्स्ट है रीड सॉइल। तो रीड सॉइल कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में इलाके पाया जाता है। इसमें ह्यूमस काफ़ी कम होता है, पानी का मात्रा भी कम होता है। ठीक है, यहाँ के मिट्टी में हल्का नमक का मात्रा पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मेनली किस तरह का वेजिटेशन होता है? तो थॉर्नी बुशेज यानी कि कांटे वाले पेड़ पौधे यहाँ पे उगाए जा सकते हैं, कांटे वाले झाड़ी यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब लोग देखते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन किसको बोलते हैं? तो मिट्टी का एक जगह से कट के दूसरे जगह चला जाना, इसको हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो सॉइल इरोजन कैसे होता है? तो विंड के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है, आदमी के द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन के कई टेक्निक हैं, मतलब कि सॉइल इरोजन के कई प्रोसेस हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है काफ़ी स्लो है, इसलिए सॉइल इरोजन हमारे लिए काफ़ी एक चिंताजनक विषय है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन दो तरह का होता है, एक होता है सीट इरोजन, एक होता है गली इरोजन। तो गली इरोजन इस तरह का होता है। सॉइल इरोजन जब सीट इरोजन जब होता है तो पूरा मिट्टी बह के चला जाता है, एक लेयर पूरा साफ हो जाता है, एक नया लेयर वहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और जबकि गली इरोजन इस तरीके से होता है,
मतलब कि मिट्टी है उसके बीच में इस तरह का बन मिल जाता है, ठीक है। तो इसको गली इरोजन बोलते हैं। तो गली इरोजन और सीट इरोजन समझ में आया होगा। सीट इरोजन में क्या होता है कि पूरा का जैसे मिट्टी का लेयर है, तो गली इरोजन में क्या हो कि इतना दूर का बह गया, जो हम रेड मार्क कर रहे हैं, ठीक है, इतना दूर का मिट्टी बह गया। और सीट इरोजन में क्या होता है कि पूरे एरिया का मिट्टी बह गया, ठीक है। तो गली इरोजन ज़्यादा गड्ढा होता है, यहाँ पे डीप ज़्यादा हो जाता है। सीट इरोजन में डीप ज़्यादा नहीं रहता, एक लेयर पूरा चला जाता है। तो ये था सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से, जैसे फार्मिंग करके या फिर वहाँ पे फसल उगा करके, ठीक है। तो इस तरीके से सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट, यहाँ पे भी दिखाया गया है कि स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट इंडिया में किस तरह का। द विलेज ऑफ सुखोमाजिरी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झबुआ है ना, आई हैव सोन इट पॉसिबल टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। तो झबुआ डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन को रोकने में ये डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्री डेंसिटी इंक्रीज किया है, ठीक है। उसी तरह से सुखोमगिरी के बारे में बताया गया कि रीजनरेशन ऑफ एनवायरमेंट लीड टू इकोनॉमिक वेलबींग। इन्वायरमेंट के दोबारा जनरेट हो जाने से, मतलब वहाँ के इन्वायरमेंट ठीक हो जाने से वहाँ के लोगों का जीने का स्तर भी ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट भी अपने आप में एक रिसोर्स है। तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।